हेलो। आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में अंतर। आज हम देखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो नियुक्त करते हैं उनके विदेशी स्रोत क्या हैं, मतलब किन किन देशों से लिए गया है राष्ट्रपति के बारे में और राज्यपाल के बारे में, उनके वेतन क्या है, उनकी नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल जो ये विधानमंडल और संसद में कितने कितने सदस्य मनोनीत करते हैं, इनकी विधायी शक्तियां क्या होती हैं, इनके अध्यादेश के बारे में क्या संबंध है और क्या अंतर है, और संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति का क्या रोल होता है और राज्यपाल का क्या रोल होता है। तो ये पूरी वीडियो में हम इन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्टली हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक या दो या मैक्सिमम कभी कभी 5 से 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। हम रिसेंटली आप लोगों को बता चुके हैं वीडियो में कि अभिन्न अंग राष्ट्रपति संसद के होते हैं 3। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। अब संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अब विधानमंडल में कितने सदन? 3 होते हैं, जिसमें होते हैं विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? विधानमंडल में कितने सदस्य होते हैं, सदन होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद। अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है? विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो देश का संवैधानिक प्रधान, कार्यपालिका की समस्त शक्ति तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। मतलब कोई भी एक देश से दूसरे देश के बीच हम संबंध करते हैं, कोई भी समझौता करते हैं, तो वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, भारत के नाम से या राजधानी नई दिल्ली के नाम से नहीं किया जाता है। इसी प्रकार से राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। मतलब कोई भी राज्य से संबंधित कार्य होंगे उसके लिए राज्यपाल ही जिम्मेदार होगा। अब बात करते हैं योग्यता की। जो ये योग्यता है वो अनुच्छेद 58 में दी गई है। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता में सबसे पहले होना चाहिए भारत का नागरिक, 35 वर्ष की आयु। यहां पर है न्यूनतम। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में यह आया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है? न्यूनतम 35 साल, अधिकतम कितनी होती है? अधिकतम आज तक कभी निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, अधिकतम नहीं होती है। कई बार क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है, उसमें लिखा 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं निर्धारित है, क्योंकि इसका डिसीजन नहीं है राष्ट्रपति की अधिकतम योग्यता क्या है, अधिकतम आयु। अगला है पागल, दिवाली और लाभ के पद पर न हो। पागल का मतलब बेसिकली उसका मेंटल दिमाग खराब हो। दिवाली या बैंक करप्ट ना होना चाहिए। तीसरा, लाभ के पद पर न हो, कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयर नहीं होना चाहिए। अगला है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो भी लोकसभा के बनने की योग्यता है, क्या वो राष्ट्रपति क्वालिफाई करता है, नहीं करता है वो। और लोकसभा के बारे में आप वीडियो में देख लेंगे, नीचे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगला देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र एवं राज्य मंत्री भी राष्ट्रपति बन सकते हैं।
अगर अब हम देखते हैं राज्यपाल को, तो राज्यपाल की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 157 में दी गई है कि अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए सबसे पहले नियम है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम नहीं है, पागल, दिवालिया और लाभ के पद पर न हो, जो कि अभी तक में हम राष्ट्रपति की जैसे ही देख रहे हैं। अब यहाँ पर है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, यहाँ पर है राज्य विधानसभा चुने जाने योग्य हो, राज्य विधानसभा विधानमंडल का एक सदन किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना विधानसभा का, ना विधान परिषद का, कहीं का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल एक अलग होना चाहिए। अगला दूसरा देखते हैं कार्यकाल, जो कि अनुच्छेद 156 में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष निश्चित है। ठीक, अब 5 वर्ष का क्या मतलब है? कभी त्याग पत्र हो गए या मृत्यु हो गई या फिर महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया राष्ट्रपति, और कभी कभी न्यायिक कंडीशन में, इन कंडीशनों में नए राष्ट्रपति जब नियुक्त होते हैं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 2 साल कर लिया तो 3 साल ये काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल भी काम कर लेते हैं अगर जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए होंगे। कोई मतलब ये नहीं होगा कि मतलब जो बचा है टाइम पीरियड उसके अकॉर्डिंग रहे, ऐसा नहीं है, वो लोग पूरा कार्यकाल संभालेंगे। अगला हटाने की विधि क्या है? महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कब होनी चाहिए? कम से कम 6 माह के अंदर अंदर होनी ही चाहिए नए राष्ट्रपति की नियुक्ति। उसके लिए इलेक्शन कमीशन से बोला जाता है, निर्वाचन आयोग से, कि नए राष्ट्रपति को चुनिए। अब हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ठीक, यह नए राष्ट्रपति, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक काम करेगा, नहीं है इच्छा उसी तरह उन पर त्यागपत्र हो जाएगा। 6 माह के अंदर अंदर दूसरे राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। अगला देखते हैं तीसरा है त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब इसका जस्ट अपोजिट, राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक, अगला वेतन की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख, लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं राज्यपाल का, तो राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख, और उपराज्यपाल का वेतन होता है 1,10,000। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर है राज्यपाल और यहां पर है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन होते हैं? जो केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अब रिसेंटली हो चुके हैं 9, उन सारे 9 जगह पर उपराज्यपाल होता है। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल, चंडीगढ़ में उपराज्यपाल। ठीक, अब तो जम्मू में भी और लद्दाख में भी उपराज्यपाल ही होंगे, राज्यपाल नहीं होगा। सारे 28 प्रदेश, पहले 29 थे, अब 28 प्रदेशों में राज्यपाल होते हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। अगला है 5वां निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद है 54 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में अब कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और संघ राज्य की विधानसभा। संघ राज्य की विधानसभा मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पर विधानसभा है? दिल्ली में है, पांडिचेरी में है और जम्मू कश्मीर में भी है, में भाग लेती हैं। ये मतलब राज्य की विधानसभा, केंद्र शासित की विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब अगला अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संगणकीय पद्धति द्वारा होता है। ठीक, अप्रत्यक्ष रूप से का मीन्स मतलब है, क्या भारत की जनता राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है? नहीं लेती। क्या हमने कभी राष्ट्रपति का चुनाव में पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया। प्रधानमंत्री के पार्टिसिपेट किया? हाँ किया है। ठीक, तो अब हम कैसे चुनते हैं? हम चुनते हैं लोकसभा को। ठीक, राज्यसभा को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं।
अब हमने सुन लिया है लोकसभा को और राज्यसभा के सदस्य भी चुन लिए जाए लोकसभा के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भी। तो अब ये तीनों लोग मिलकर क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। हम लोग वोट नहीं डालते हैं, राष्ट्रपति को ये लोग वोट डालते हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली का बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अब दूसरा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। एकल संकरणीय पद्धति। एकल संकरणीय पद्धति का मतलब है सिर्फ 2 लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, एक हारेगा एक जीतेगा। अगला है अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है गोपनीय से। अगला है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, ऐसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। अगला देखते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी है, 15,000 रुपए। हमने इसको दोनों को एक साथ ही इंक्लूड इसलिए कर दिया क्योंकि आपको इसमें याद करने में कम दिक्कत होगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का लिए जमानत राशि मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए एक अमाउंट फिक्स करना पड़ता है, जो कि होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 15,000। अगर आप लोग चाहते हैं इसी वीडियो के जैसा आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अंतर के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अंतर बता दीजिए सर। तो हम अगली वीडियो में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में अंतर बता देंगे। अगला देखते हैं कुल पड़े मदों का 1/6 ना मिलने पर क्या होती है, जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 नहीं मिलता है तो जो ये 15,000 जमानत राशि है वो जब्त हो जाएगी। अगर अब हम देखते हैं राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे नियुक्त करते, जब चाहे तब तक कार्य करवाए और जब चाहे तक त्यागपत्र ले ले। ठीक। अगला है राज्यपाल में अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राज्यपाल का पद बताया गया है। राज्यपाल का एक राज्य में पद होगा, केंद्र शासित में उसी प्रकार से उपराज्यपाल का पद होगा। ठीक। अगला देखते हैं राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं। राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं विदेशी स्रोत। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां विदेशी स्रोत से ली गई हैं और क्या क्या है। विदेशी स्रोत में राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, महाभियोग मीन्स हटाने की प्रक्रिया, वो अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को नियुक्त कैसे करेंगे, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, अभी रिसेंटली बताया आपको। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं। ये 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसलिए हमने इनको रेड मार्क से कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से राज्यपाल में राज्यपाल की शक्तियां संबंधी प्रक्रिया कनाडा से ली गई हैं। तो कनाडा में की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो विदेशी स्रोत में राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या होंगी, जो कनाडा के संविधान में है। अब बात करते हैं नियुक्तियां। राष्ट्रपति किन लोगों की नियुक्तियां करता है और राज्यपाल किन लोगों की नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद। ठीक। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यपालों की हमने बताया था अभी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 साल तक काम करता है और जब चाहे राष्ट्रपति उसको अपने पद से हटा दे। राजदूत होते हैं एक देश से दूसरे देश में के भी जो समझौते होते हैं वो सबसे पहले राजदूत करते हैं। अब हमारे देश से पूरी दुनिया में राजदूत गए और पूरी दुनिया के सारे राजदूत हमारे यहाँ रहते हैं। एक दूसरे देशों के बीच में जो समझौते होते हैं वो पहले राजदूत के अकॉर्डिंग होते हैं, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाकर वहां पर रजिस्टर्ड करते हैं राष्ट्रपति के नाम से, देश के नाम से नहीं करते हैं। अभी आपको बताया रिसेंटली। वित्त आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयोग एवं चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग एवं अन्य चुनाव आयोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री है, यहाँ पर मुख्यमंत्री और उसका पूरा मंत्रिपरिषद है।
राज्य का महाधिवक्ता, यहाँ से यहाँ पर हैगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है, यहाँ पर महाधिवक्ता होता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला बात करते हैं मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य में अनुच्छेद 331 की बात करते हैं तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नामित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 81 181 नहीं है, 81 होता है। फिर इसके बाद अंडर सेक्शन 1 होता है, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों नामित करता है। राज्यसभा में 12 व्यक्ति नामित करता है। अब 12 व्यक्ति जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विख्यात प्राप्त होते हैं, उन 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नियुक्त करता है। इसी प्रकार से राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अंतर्गत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय या एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है। ठीक, अगला देखते हैं विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 राज्यपाल नियुक्त करता है। अब वो जो 1/6 है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन से फुल डिटेल्स थे, हमने विधान परिषद की वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसमें देख सकते हैं विधान परिषद की वीडियो। अगली देखते हैं 9 संकटकालीन शक्तियां जो हैं उसमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपात, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपात में क्या है, युद्ध, किसी भी दूसरे देश से युद्ध लड़ने जाएंगे, बाहरी आक्रमण, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, और सशस्त्र विद्रोह, जो अंदर के जो देश को लोग खोखला करते हैं ना, वो होता है सशस्त्र विद्रोह। उनको दमन करने के लिए राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है संकटकालीन स्थितियों में। अगला देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, जैसे कोई भी कार्य ऐसा कर दिया जाता है जो संविधान के खिलाफ होता है, तब उस कंडीशन में अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा करता है। अगला है अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग वित्तीय आपातकाल। वित्तीय संकट होने की स्थिति में देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 360 है। ठीक, अब इस तरफ देखते हैं राज्यपाल के बारे में। तो अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके, कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्य का शासन चलाने का निर्देश राज्यपाल को देता है। उससे बोलता है कि अब आप देश को चलाइए। ठीक, कब, जब राज्य का शासन चलाने का निर्देश देता है, कब देता है, जब संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। जो राज्य का शासन है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाएगा, तब राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को हटाएगा और राज्यपाल से बोलेगा कि अब आप देश को चलाइए। देश को चलाने के बाद कुछ अब उनके पास शक्तियां भी आ जाएंगी। तो राज्यपाल आपातकाल में वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति बोलता है ये कीजिए वो कीजिए, तो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग ही राज्यपाल पूरे प्रदेश पर चलाता है। इसको हम दूसरे शब्दों से बोलते हैं केंद्र का एजेंट। केंद्र का एजेंट जो शब्द है वो राज्यपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है कि राज्य का राष्ट्रपति का एजेंट कौन होता है, केंद्र का एजेंट किसे कहा जाता है, या राज्य का वास्तविक प्रधान किसे बोला जाता है, तो राज्यपाल को बोला जाता है। ठीक, अब अगली 10वां देखते हैं विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों के बारे में है अनुच्छेद 12 क्षमादान का अधिकार, फांसी समेत सभी, कोई भी जो सजा है वो राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दूसरी तरफ देखते हैं राज्यपाल में क्षमादान का अधिकार है, फांसी छोड़कर सभी, मतलब फांसी छोड़कर सभी को माफ करने का अधिकार है, फांसी को नहीं है राज्यपाल को। अगला देखते हैं अनुच्छेद 108 संयुक्त विधेयन बुलाने की शक्ति, मतलब दोनों राज्यों के बीच में जो भी विधेयक होगा, जो भी विधेयन होगा, उसे बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के बारे में। इसी प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 174 का अंडर सेक्शन होता है 1 और 2,
दो है अंडर सेक्शन इसमें। राज्यपाल दोनों सदनों को सत्रासन और भंग करने की शक्ति रखता है राज्यपाल इसमें यहाँ पर। अगला देखते हैं अनुच्छेद 109, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया राष्ट्रपति के पास है। ठीक। अनुच्छेद 110, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इसमें। यहाँ पर अनुच्छेद 199 में राज्य वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 111, जेबी वीटो पावर। जेबी वीटो पावर का मीन्स होता है कोई भी विधेयक जो लगता है राष्ट्रपति कि ये देश की हित के लिए सही नहीं है तो वो जेबी वीटो पावर का यूज करते हुए वो अपने पास रख लेता है और इसे पास नहीं करता है। ऐसा देश में सिर्फ एक बार हुआ है। किसने किया? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक, ज्ञानी जैल सिंह ने डाक विधेयक पर जेबी वीटो पावर का यूज किया था। अगला अनुच्छेद 117, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। जैसा अब इसमें क्या होता है, पहले वित्त विधेयक राष्ट्रपति पास करता है, फिर जाता है लोकसभा, फिर राज्यसभा के पास। और नॉर्मल जो विधेयक होते हैं वो पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होते हैं, फिर आते हैं राष्ट्रपति के पास। लेकिन पहले क्या होता है, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है, फिर जाता है लोकसभा और राज्यसभा के पास। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 166 अंडर सेक्शन 1 में बोला गया है, धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। नॉर्मल विधेयक क्या होता है, विधानमंडल में जाता है, विधानसभा या विधान परिषद पास करती है, फिर आता है राज्यपाल के पास। इसका ठीक अपोजिट धन विधेयक जो होता है पहले राज्यपाल पास करता है, फिर इसके बाद जाता है विधानसभा और विधान परिषद के पास। अगला देखते हैं अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, देश का अध्यादेश। लेकिन अध्यादेश को अगर हमने सदन में पास नहीं किया, संसद में, तो 6 सप्ताह बाद वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 123। यहां पर राज्यपाल पास करता है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कहां पर? राज्य में। अगला अनुच्छेद 280, 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, देश में, संसद में। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 234 अंडर सेक्शन 1 में राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कहां? राज्य में अपने। अगला लास्ट की बात करते हैं तो सशस्त्र सेना की बात करते हैं तो 5 वर्ष सर्वोच्च प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। यहां पर राष्ट्रपति का मीन्स होता है थल सेना, जल सेना और वायु सेना का डायरेक्ट अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो बोलेगा वही वो लोग करेंगे। यहां पर ये राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। अगला, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने बोला था, कोई भी देशों के बीच में समझौता होता है तो वो राजदूत करता है। राजदूत करने के बाद फिर वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाते हैं तो राष्ट्रपति के नाम से ही दूसरे देशों में एक देश से दूसरे देश का समझौता होता है। यहाँ पर राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। कोई भी कार्य होगा तो वो राज्यपाल के नाम से होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नाम से नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी कंटेंट चाहते हैं रेगुलरली तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे रेड वाला बटन होगा, उस पर क्लिक करें। आप इसी प्रकार से दूसरे भी वीडियो चाहते हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अंतर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें इसके बारे में सॉल्यूशन दें। आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अशद उल हक, आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लास डिसमिस्ड।